जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वेद स्टडी पर। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10th एनसीईआरटी गणित। पिछली वीडियो में बच्चे हम एक्सरसाइज 4.3 पर, तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.4 पर। ठीक है बच्चे, हम किस विधि पे काम कर रहे हैं? हम काम कर रहे हैं कंसेप्ट प्लस ट्रिक भी। कंसेप्ट प्लस ट्रिक क्या होगा? कंसेप्ट से आपके बोर्ड के एग्जाम में पेपर आएंगे, ट्रिक से आपको नौकरी दिलाएगी। तो होना पड़ा एक न्यू वर्जन ऑफ स्टडी, वेद स्टडी। ठीक है बच्चे, यानी कि हम एक नई तथ्य पर काम कर रहे हैं। क्या काम? जो कि है कंसेप्ट प्लस ट्रिक, पढ़ाई ऐसी जो दिलाए नौकरी 100%। ठीक है बच्चे, इस आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है बच्चे, तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4.4। ठीक है बच्चे, अच्छा इसमें बच्चे हमने मूलों की प्रकृति बतानी, यानी कि सॉल्यूशन का किस टाइप के सॉल्यूशन होंगे, यदि हो तो उनका अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी करना है। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि पिछले एक्सरसाइज में मैंने बताया था कि मूलों के बारे में कि कैसे हम पता करते हैं कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है, और अस्तित्व है तो वे किस टाइप के होंगे। ठीक है बच्चे, तो अपनी मानक जो द्विघात समीकरण है ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस का c इक्वल टू 0 होती है। इसमें बच्चे विविक्ति कर, जिसको हम विवेचक या डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, विविक्ति कर वो होता है d b स्क्वायर माइनस के 4ac। अब जो x के मान होते हैं यानी कि हल होते हैं, वे इसी पे डिपेंड करते हैं कि किस टाइप के होंगे अपने। ठीक है, विविक्ति कर या डिस्क्रिमिनेंट या विवेचक। अब ये कैसे बताते हैं बच्चे? d का मान, इसका मान हम निकाल लेते हैं किसी भी द्विघात समीकरण से। इसे b का मान रख के 4ac, b जो है x का गुणांक, a जो है x स्क्वायर का गुणांक और c अचर पद। ठीक है, तो ये d का मान अगर बच्चे देखो इसके 3 मान होंगे, d का मान 0 से बड़ा, d का मान 0 और d का मान 0 से छोटा। ठीक है, d का मान अगर 0 से बड़ा और 0 है तो बच्चे यहाँ पर इसके मूल, यानी कि आप बोल सकते हैं कि कोई भी द्विघात समीकरण उसके मूलों का अस्तित्व है, यानी कि वे एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि वे वास्तविक है। ध्यान रखना, यहाँ भी वास्तविक मूल आएंगे और यहाँ पर आएंगे काल्पनिक। ये सब हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से रिपीट करते हैं। यानी कि डी का मान अगर 0 से बड़ा है या 0 है तो उसके मूल वास्तविक होते हैं, यानी कि मूलों का अस्तित्व होता है। और डी का मान अगर, यानी कि वे कैसे होते हैं? काल्पनिक। ठीक है, डी को है ये विविक्ति का। अब बच्चे डी का मान अगर 0 से बड़ा है तो बच्चे मूल होंगे जो असमान होंगे, यानी कि बराबर नहीं होंगे। और यहाँ पर बराबर होते हैं, बराबर का मतलब यानी कि दोनों सेम ही होंगे। दो मूल होते हैं हमेशा द्विघात समीकरण के, त्रिघात के तीर। तो डी का मान अगर 0 है तो मूल वास्तविक भी होंगे और प्लस बराबर भी होंगे। बराबर का मतलब दोनों इक्वल होंगे, सेम होंगे, सेम। ठीक है, और डी का मान अगर 0 या तो यहाँ काल्पनिक है, यानी कि अस्तित्व में नहीं है। तो काल्पनिक में नहीं है तो क्या बच्चे हम उन्हें निकाल सकते हैं? जी हाँ, निकाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल नहीं। ये सब हम करेंगे 11th क्लास में, जो उनको बोलते हैं हम संयुग्मी हल, यानी कि समित संख्याओं में निकालते हैं हम। समित संख्या का एक चैप्टर है पूरा 11th क्लास में, वहाँ निकालेंगे। तो फिलहाल हमें सिर्फ ढूंढना ही है कि काल्पनिक है या नहीं है। काल्पनिक है तो छोड़ देना है, मुझे की बात है, और अगर हल है तो वास्तविक है तो उनको निकालना भी है। ठीक है बच्चे, तो इस टाइप के हम सवाल करेंगे। चलो, तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है ना। चलो, तो पहले तो हमें पता ही लगाना है कि अस्तित्व है या नहीं है तो उनको निकालना भी है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का पहला सवाल क्या है? 2x स्क्वायर माइनस के 3x और प्लस के 5 इक्वल टू 0। तो अस्तित्व के बारे में बच्चे मैंने लिख दिया। तो अस्तित्व के बारे में मैं इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उससे तुलना करूँगा। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर करो। देखो बच्चे, a का मान, a जो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 2 दिखाई दे रहा है, a x स्क्वायर का गुणांक। b का मान, b कितना है? 3, लेकिन चिन्ह सहित, माइनस का 3। यहाँ प्लस का 2 तो कोई प्लस को लिखता नहीं। ठीक है, होता है वैसे। c का मान बोलो अचर पद जो कि 5 है, वो भी प्लस का, तो प्लस लिखना नहीं है। ठीक है बच्चे, तो इस प्रकार से मैं तुलना करने पे a b c के मान निकाल दे। अब क्या करूँगा मैं? इसका d का मान निकालूंगा और बताऊँगा कि कैसे है, मूल है या नहीं। तो d होता है बच्चे अपना b स्क्वायर माइनस का 4ac, वियुक्ति कर जो बताता है मूलों के कंडीशन, यानी कि किस टाइप के होंगे। b का मान बोल लो माइनस के 3, उसका वर्ग बोल दो 4, a का बोल लो 2 और c का बोल लो 5। तो माइनस 3 का वर्ग हो गया 9, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। तो 9 में से 40 गया कितना बच्चे? माइनस का 31 आ जाएगी। क्या हुआ? d का मान माइनस 31, 0 से बड़ा होगा छोटा होगा बच्चे, 0 से हमेशा छोटा। ऐसे संख्या रेखा होते हैं ना, ये 0 माइनस इधर चलते हैं, प्लस इधर चलते हैं, तो ये -31 है। तो देखो इधर की ओर बढ़ता हुआ होता है हमेशा संख्या रेखा में। तो -31 इधर में लगा, इसका मतलब छोटा है। तो हो गई ना मजे की बात? क्या मजे की बात?
सर जी मूल तो अस्तित्व में नहीं है, मूल क्या है, इसलिए लिख देंगे मूल क्या है, काल्पनिक है। मूल यानी कि इसके हल जो है काल्पनिक है, उनको हम निकाल ही नहीं सकते। क्या है, काल्पनिक है, यानी कि नो सॉल्यूशन, इसका हम कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते फिलहाल 10th क्लास। 11th क्लास में हम निकालेंगे, ठीक है बच्चे, 11th क्लास में हम निकालेंगे, तो 11th क्लास में हम निकालेंगे, ठीक है बच्चे। चलो दिखा भी देता हूँ मैं आपको कैसे निकाल सकते हैं। देखो अगर मैं इसको निकालने लग जाऊँ 2x² माइनस के 3x प्लस का 5 इक्वल टू 0, ऐसे तो निकालते हैं। यहाँ पर देखो ऐसे x प्लस के 5, ये मैंने सीखा है, यदि आपने नहीं सीखा तो पिछली वीडियो को देख के वहाँ पर आपको सीख जाएंगे। प्लस का चिन्ह यहाँ प्लस का, तो अब देखो 5 दूनी 10, गुना में 10 आ जाए और जोड़ के 3, ऐसे फैक्टर संभव है? क्या बोल रहे हो सर जी, गुना में 10 और जोड़ के 3 है ही नहीं, है ही नहीं। आप 5 2 लोगे तो 5 दूनी 10 तो हो जाएगा, 5 2 3 हो ही नहीं सकता। 10 ही कम 10, बस इतने फैक्टर बनते हैं 10 के, और क्या बनते हैं। तो बच्चे देखो दिख रहा है इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए इसके मूल काल्पनिक है, यानी कि इनको सॉल्यूशन हम निकाल ही नहीं सकते किसी भी विधि से। आप 3 विधि जानते हो कौन कौन सी, गुणनखंड विधि, और क्या पूर्ण वर्ग बनाकर हल निकालना, और तीसरा द्विघाती सूत्र। अब कौन से भी सूत्र से इसको नहीं निकाल पाओगे, इसलिए तो बोला कि इसके मूल काल्पनिक है, ठीक है बच्चे। नई ट्रिक से जो मैंने बताई है, यदि आपको नहीं सीखी तो पहली वीडियो जरूर देखिए, ठीक है बच्चे। चलो तो ये प्रश्न तो ये खत्म होता है कि इसके मूलों का अस्तित्व नहीं है, यहाँ लिख देंगे मूल काल्पनिक है या मूलों का अस्तित्व नहीं है, एक एक बात है ये, ठीक है बच्चे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, सेकंड पार्ट है इस सवाल का, फर्स्ट सवाल का सेकंड पार्ट क्या है बच्चे, 3x² माइनस के 4 अंडर 3x प्लस के 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका तुलना करूंगा पहले तो मैं x² प्लस के bx प्लस का c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, कंपेयरिंग विद इक्वेशन x² प्लस, तुलना करने पर विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। चलो a की वैल्यू बोल लो कितना 3, b की वैल्यू बोल लो, b की है सारा माइनस के 4√3, और c की बोल लो 4। तो इसका विविक्तीकरण निकालूंगा, वही बताएगा मेरा कि क्या है इसके मूल। चलो b की वैल्यू बोल लो माइनस के 4√3, इसका स्क्वायर माइनस के 4, a की बोल लो 3, c की बोल लो 4। देखो माइनस माइनस का वर्ग प्लस, 4 का वर्ग 16, √3 का वर्ग 3। यहाँ देखो 4 चौक 16, 16 दिया 48, और 16 दिए यहाँ भी 48, 48 माइनस 48 यानी कि कितना 0। अब बोलो d का मान कितना है 0, तो d का मान 0 था या 0 से बड़ा था, तो उस टाइम तो मूल है थे, उनका अस्तित्व है था, इसलिए यहाँ लिखेंगे। इसलिए चूंकि d का मान क्या है 0, इसलिए मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है, यानी कि मूल एग्जिस्ट करते हैं, याद रखना मूल है, उनको निकालना संभव है, ठीक है बच्चे। तो निकालना भी है फिर उनको, इसलिए सवाल आगे भी चलेगा। अब निकालेंगे कैसे, यहाँ देखो 3x² माइनस के 4√3x प्लस के 4 इक्वल टू 0। आप इसको 3 तरीके से कर सकते हो, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग बनाकर विधि, और क्या 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 एक और होता है द्विघाती सूत्र। आपको जो पसंद है आप उससे हल कर सकते हैं, इस सवाल वाले ने कंडीशन नहीं बोली। चलो तो इसको हम पहले गुणनखंड विधि से ही कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ x और प्लस के 4 इक्वल टू 0, गुना करके बोलो कितना 4 दिए 12, 12 के ऐसे फैक्टर जो जोड़ के कितने दे जाए 4√3 और गुना में 12, ठीक है, गुना में 12। तो देखो बच्चे √3 के गुना √3 में बोलो पहले कितना होगा 3 होगा ना, तो 3 तो आ गया, इसका मतलब मैं इसको 4 और ले लूँ, किसी को दिक्कत, 2√3 2√3 4√3 हो जाएगा, और इनकी आपस में गुना करूँगे तो देखो 2 दूनी 4 और √3 की √3 में 3, तो 4 दिए 12 भी आ जाएगा। तो इसका फैक्टर मैं 2√3 लिख सकता हूँ, और हो सकता है नहीं, और नहीं हो पाएंगे, ठीक है बच्चे। चलो तो इसके फैक्टर आ गए कितना 2√3 प्लस 2√3, ठीक है। चलो तो 3x² उधर से लाओ माइनस के 2√3x, और इधर से भी माइनस प्लस माइनस कितना 2√3x और प्लस के 4 इक्वल टू 0। तो बोलो कितना कॉमन यहाँ से, x भी है और कितना है, दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। देखो इस 3 को ना मैं ऐसे लिख सकता हूँ √3 इंटू √3, तो एक √3 भी कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ से एक √3 रहेगा और एक x रहेगा, और माइनस के 2, यहाँ से बोलो कितना कॉमन है, देखो -2 दोनों में है, तो √3 यहाँ से
एक्स और माइनस 2 दूनी बार डालिए तो 2। बोलो कोई दिक्कत? चलो तो √3 x माइनस के 2, देखो यहाँ से यहाँ तक एक पद हो गया, ये एक पद हो गया, तो √3 माइनस के x माइनस के 2 सारे से उठा लिया, तो यहाँ से बचा √3x ये वाला, और ये बचा माइनस के 2 = 0। तो दोनों ब्रैकेट सेम है। अब ये बताता हूँ क्यों 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 टेंशन क्यों ले रहे हो। देखो यहाँ से दो चीज़ों की गुणाजीरी है, या तो इसने 0 दी या इसने 0 दी। तो यदि इसने 0 दी यानी कि √3x माइनस के 2 = 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से बच्चे √3x = 2, और x की वैल्यू आएगी 2/√3। यहाँ से भी यही आएगी सेम टू सेम, क्योंकि सेम ही तो है। ऐसा क्यों हो रहा है बच्चे? x का मान 2/√3 2/√3 क्यों क्यों? अरे यहाँ देखो यार, d का मान क्या है 0, तो बताया ना मूल काल्पनिक में होंगे, क्या बराबर भी होंगे, समान भी होंगे, इसलिए तो दोनों ब्रैकेट सेम आए, यानी कि बच्चे दोनों रूट इसके एक ही है, 2/√3। ठीक है बच्चे, इसको हम ट्रिक से कैसे करेंगे? ट्रिक से यहीं आ जाओ। ट्रिक से यहाँ देखो बच्चे, ट्रिक मैं यहाँ निकाल देता हूँ, कोई बात नहीं। इसके फैक्टर अपने को पता चल गया था, फैक्टर बनाना आना चाहिए। अगर फैक्टर बन गए तो समझो आपका आंसर 2/√3, 2√3 इसके फैक्टर आ गए थे। आगे देखने, यहाँ देखो, यहाँ क्या है प्लस, तो और या तो आंसर माइनस के जाएंगे या प्लस के जाएंगे। यहाँ क्या है माइनस, तो इसके विपरीत जाएंगे यानी कि प्लस के जाएंगे, तो आंसर जाएगा 2√3। और मैंने बताया था अगर डिवाइड में कुछ है तो उससे भाग दे देंगे, दे दिया, तो 3 से ये भाग दे के ये √3 बार कटेगा। ठीक है, ये भी √3 बार कटेगा, तो इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा 2/√3। तो इस प्रकार से बच्चे मैं इसको ट्रिक से भी कर सकता हूँ, कंसेप्ट भी, कंसेप्ट ये पूरा और प्लस ट्रिक ये, तो ना कंसेप्ट भी प्लस ट्रिक भी। ये ट्रिक यदि आपको नहीं आती तो मेरी पहली वीडियो देख के मैंने आपको खूब बताया हुआ अच्छी तरीके से। ठीक है, और उसको शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। ये ट्रिक ही आपको जो है क्या नौकरी दिलाएगी, हुई ना पढ़ाई ऐसी जो नौकरी दिलाए 100%। ठीक है बच्चे, चलो तो इस प्रकार से ये सवाल होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। थर्ड पार्ट है इसी का, क्या है बच्चे थर्ड पार्ट, देखो उसको। क्या है थर्ड पार्ट? 2x² माइनस के 6x प्लस के 3 = 0। 2x² माइनस के 6x प्लस के 3 = 0। इसका d निकाल लेते हैं, जल्दी में निकालेंगे इस बार। ठीक है, आराम से आप खूब करना, मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ आपके लिए SW आएगा कि अच्छी तरीके से करना। ठीक है, मैं तो आप इसको कर रहा हूँ। ठीक है, 36 4 दिए 12, 12 दूनी 24, तो कितना आएगा 12। इसका मतलब d का मान 0 से बड़ा है, इसका मतलब अस्तित्व में तो है, वास्तविक होंगे, रियल रूट होंगे, और उनको निकालना भी है, निकल भी सकते हैं क्योंकि वास्तविक है। ठीक है बच्चे, तो निकालेंगे हम ट्रिक से। ट्रिक से कैसे? यहाँ देखो 2x² माइनस का 6x प्लस के 3 = 0। 2 दिया 6, गुना में 6 आ जाए, और जोड़ के कितना 6, तो 3 3 6 भी हो गया, गुना में 6 नहीं आएगा, तो इसे फैक्टर जो 3 दूनी 6, गुना में 6 आ जाए और जोड़ के भी 6, इसे फैक्टर संभव है, तो इसको गुणनखंड नहीं हो सकते, इसलिए इसको बच्चे हम सूत्र से निकाल दे। सूत्र क्या है? -b प्लस माइनस रूट में b² माइनस के 4ac। हमारे पास बहुत सारे मेथड है ना हल करने के, चलो निकालो। -b, b की जगह ये रखोगे तो प्लस का 6 प्लस माइनस रूट में प्लस का 6, इसका स्क्वायर 36 माइनस के 4, ये तो निकाल ही लिए थे हमने, कितना √12, d आता ना ये पूरा d। चलो अपॉन में 2a, a की जगह कितना 2, तो आ जाएगा 6 प्लस माइनस रूट में 12। इसको √12 को देखो मैं लिख सकता हूँ 4 × 3, नीचे 2 दूनी 4, तो 6 प्लस माइनस 4 का √12 आ जाएगा 2, तो 2 अपॉन में √3/4, 2 से भाग लेके कट जाएगा पूरा का पूरा, 2 ऊपर से कॉमन लेके, तो 3 प्लस का माइनस √3 अपॉन में 4, 4 को कर दूंगा 2 दूनी 4, तो इसके आंसर जाएंगे बच्चे, यहाँ लिख देता हूँ। एक तो पॉजिटिव चिन्ह लेने पे वो होगा 3 प्लस के √3/2, और एक नेगेटिव चिन्ह लेने पे 3 माइनस के √3/2। ठीक है बच्चे, तो इस प्रकार से हल होता है। ट्रिक से क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि ट्रिक से बच्चे यहाँ पर इसके फैक्टर ना हो पाए थे। तो आपको कंपटीशन में ऐसे टफ सवाल नहीं मिलेगा कि जिसका फैक्टर ना हो पाए। फैक्टर होना आसान होगा, ऐसे ही कंपटीशन में सवाल आते हैं, तो उनको हम कम टाइम में करते हैं, जो कि ट्रिक की सेट से। ठीक है बच्चे, चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पर, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का समान ज्ञात कीजिए जिसकी उसके 2 बराबर मूल हो। अच्छा बच्चे, ऐसे सवाल बिल्कुल ये कंपटीशन लायक सवाल है, ऐसे सवाल आता ही आता है कंपटीशन में। क्या कि k का मान बताओ ताकि इस द्विघात समीकरण के मूल बराबर हो जाए। अच्छा चलो करते हैं।
दूसरे का फर्स्ट पार्ट दिया है कि 2x² प्लस के kx प्लस के kx प्लस का 3 = 0 दिया है अपने को द्विघात समीकरण। इसमें बोला है देखो बच्चे के गायब कर दे, यहाँ पर कुछ भी गायब कर देगा, ए बी सी 3 चीज़ होती है ना, इनमें से कुछ भी गायब कर देगा, ए बी सी, उसको लैम्डा के जेड वाई कुछ भी अलग मान लेगा और बोलेगा कि बताओ इसका मान क्या रखूं ताकि इस द्विघात समीकरण के मूल जो है बराबर हो जाए। मूल समझे ना, एक्स के मान अभी निकाल के आए। अच्छा, तो इस प्रकार के सवाल बच्चे कंपटीशन में आते हैं, तो ध्यान से समझना बच्चे। मूल बराबर कब होंगे, मूल बराबर कब होंगे? पहले सीधी सी बात है बच्चे, देखो ax² प्लस के bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करूँगा सीधी सा, ये काम तो करना ही करना है करने पर। तो a की वैल्यू बोल लो 2, देखो x² का होना, b की बोल लो कितना ks बार, कितनी है ks बार। अच्छा है, चलो c की वैल्यू बोल लो 3 है, c की कितनी होगी 3। अब देखो बच्चे, अब हम d की वैल्यू निकाल लेते और निकाल के लाए थे, 0 से बड़ी आई होती तो वास्तविक बता देते और असमान मूल बता देते थे। d की वैल्यू 0 आई होती तो वास्तविक और बराबर मूल बताते। d की वैल्यू 0 से छोटी आई थी तो बोलते थे कि क्या, कि काल्पनिक मूल्य है। अब इसने सवाल वाले ने कहा कि k की वैल्यू बताओ जिसके लिए इसके मूल ही बराबर हो, क्या मूल बराबर हो। इसका मतलब सर जी इसने d की वैल्यू निकाल रखी होगी, तभी तो कह रहा है, तभी तो कह रहा है मूल बराबर है, d की वैल्यू निकाल रखी हो, कितनी होगी वो 0। क्या क्या, हाँ d की वैल्यू कितनी होगी 0। भाई ये बोल रहा है कि k के किस मान के लिए इसके मूल बराबर होंगे, और बराबर तब होंगे जब d का मान 0 होगा। यहाँ लिखेंगे चूंकि मूल बराबर है, या बराबर होने के लिए, एक ही बात है, बराबर है, इसका मतलब सर जी इसकी d की वैल्यू 0 होगी। ये अपने को दिमाग से लिखनी पड़ेगी कि मूल कब बराबर होते हैं, जब d की वैल्यू, जब विविक्तिकर होता है, विवेचक होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है, ये 0 के बराबर होगा तभी तो मूल बराबर होंगे। चलो, तो d होता क्या अपना b² माइनस के 4ac, इसकी वैल्यू 0, ये खुद ही कहाँ से आए, खुद ही, क्यों, क्योंकि उसने मूल बराबर बोला है। अब b बोलो कितना k -4, a बोलो 2 और c बोलो 3 = 0, 4 दूनी 8 दिया 24 = 0। तो बच्चे k² = 24, ये उधर जाके प्लस का होगा तो k की वैल्यू आ जाएगी बच्चे √24, वो भी प्लस माइनस के साथ। अब प्लस माइनस 24 को लिख सकता हूँ 6 4 6 चौक 24, 4 का रूट बाहर जा लिया क्या 2, तो आंसर जाएगा +-2 √6, ये आंसर जाएगा के इस मान के लिए, यानी कि तो प्लस का 2√6 लिख लो या माइनस का 2√6। अगर के का मान यूँ रख दिया था हमने तो इसकी जो द्विघात समीकरण बनेगी उसके मूल बराबर होंगे। तो इस प्रकार से आंसर आता है। ठीक से कैसे करेंगे बच्चे, तो हम ट्रिक जब निकाल ले होंगे तो ये सब नहीं लिखेंगे, इसको हम जल्दी कंसेप्ट दिमाग में हल करेंगे। ये आपको कब आएगा, या आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप सीखते जाओगे। ठीक है, तो अगर आप प्रैक्टिस में हो तो ये सब आप डायरेक्ट सीधा यहाँ लिखोगे और डायरेक्ट यहाँ से के का मान निकाल लो। ठीक है बच्चे, बढ़ते अगले पर्सन की ओर। अगला पर्सन भी यही है, सेम टू सेम, उसमें भी के को गायब किया है और बोल रहा है बता के किस मान के लिए इस द्विघात समीकरण के मूल बराबर होंगे। ठीक है, चलो लिख लेता हूँ मैं, क्या है द्विघात समीकरण के एक्स -2 प्लस के 6 = 0। अब ये द्विघात समीकरण आपको दिखाई नहीं दे रही, ठीक है, यानी कि फिलहाल तो शुरुआत में पहले एक्सरसाइज ये थी, वहाँ पहचानते थे कि हम द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो वहाँ का क्या करते हैं हम सरलीकरण कर देते हैं। तो पहले उसको सरलीकरण करेंगे, यानी कि सही ढंग में लिखेंगे। तो इसके अंदर गुणा करो ना, के कम के और एक्स के एक्स में x²। अब के की इधर भी होगी माइनस का 2k और एक्स के भी x और प्लस का 6 = 0। अब बन गई देखो द्विघात समीकरण। अब देखो उसने b भी गायब कर दिया और a भी, और दोनों को के लिखा। ठीक है, तो बोल रहा है कि k का मान बता दो जिसके लिए मूल बराबर होंगे। तो उस समीकरण की अपने जो मानक समीकरण है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है, उससे क्या कर देंगे, तुलना करने पर। तुलना करेंगे तो देखो बच्चे a की जगह क्या बैठा है इस बार k, b की जगह बोलो माइनस का 2k, c की जगह बोलो ये रहा c और c की वैल्यू 6 है। तो देखेंगे बच्चे चूंकि मूल जो है इक्वल है यानी कि बराबर है, इसका मतलब इसका जो डिस्क्रिमिनेंट यानी कि d होगा वो 0 होगा, तभी तो मूल बराबर होंगे। तो d क्या होता है b² माइनस का 4ac = 0। b की वैल्यू बोल लो माइनस का 2k, इसका वर्क कर दो, ओके, -4, a की वैल्यू बोल लो k और c की वैल्यू बोल लो 6 = 0। तो माइनस का वर्ग होगा 4, 2 का k² माइनस के 24 के = 0। चलो, तो ये k में भी एक द्विघात समीकरण बन गया और k का हम मान निकाल ले, तो यहाँ निकाल लेते हैं
4k² माइनस के 24k इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से देखो इसको फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने का सिंपल इसमें से कॉमन ले लेंगे, 2 ही है तो यहाँ 3 तो नहीं है, तो 2 कॉमन है, 2 में से कॉमन आसानी से आ जाएगा। देखो 4 भी कॉमन है, k भी, तो k माइनस के 6 इक्वल टू 0। तो बच्चे देखो 2 पदों की यहाँ भी गुणा 0 आ रही है, ये तो इस पद ने 0 दी भाई साहब ने या इसने दी, तभी तो 0 संभव है। अगर इसने दी 4k वाला बराबर 0 तो k की वैल्यू आएगी 0/4 यानी कि 0, या फिर किसने दी k माइनस के 6 ने इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू आएगी यहाँ से 6 उधर जाके। अब बच्चे ये तो होगा अमान्य, क्यों अमान्य, क्यों, और ये होगा मान्य, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों कि k की वैल्यू में 0 को अमान्य कर रहा हूँ, k का मान 6 ही ले रहा हूँ, ऐसा क्यों, सोचो। देखो बच्चे इसलिए सोच लो k की वैल्यू 0 हम ला ही नहीं सकते। यहाँ देखो k की वैल्यू अगर आप 0 ले आए तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 आता ही ये सब 0 हो जाएगा, मेरा सवाल ही खत्म हो जाएगा जिसका हम हल निकाल ले हैं। इसलिए बच्चे k का मान 0 संभव नहीं है, यह मान्य है, k का मान 6 रख सकते हो आप। ठीक है बच्चे, तो इस प्रकार से यहाँ होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 3। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 आपके सामने आ रहा है ना स्क्रीन पर, पढ़ो इसको एक बार। क्या प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 दिया है, क्या एक श्याम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई भी ज्ञात कीजिए। तो पहले तो बोला कि ऐसा बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और यदि उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, और हो तो उसको बताना भी है। तो बच्चे मान लेते हैं, माना लंबाई जो है चौड़ाई से दुगनी है, तो चौड़ाई को ही मान लेते हैं। तीसरा सवाल है, ठीक है, तीसरा सवाल है बच्चे, आम की बगिया की, आम की बगिया, अच्छा नाम है, आम की बगिया की चौड़ाई मान लेते हैं बच्चे, देखते हैं बनाना संभव है नहीं। x क्या मीटर, मीटर में दिया है, तो उसकी की लंबाई कितनी होगी, लंबाई आम की बगिया की लंबाई उसी के प्रश्न अनुसार बोल रहा है कि जो लंबाई है चौड़ाई से दोगुनी है, तो चौड़ाई अगर x है तो लंबाई होगी 2x मीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? चलो अब बोला है प्रश्न अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि उसका लंबाई जो है चौड़ाई से दोगुनी हो, नहीं हाँ लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और क्षेत्रफल कितना हो 800 मीटर स्क्वायर, क्या ऐसी बगिया बनाना संभव है? तो बच्चे क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल इसने दिया है 800, अपना क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, आयताकार है तो लंबाई गुना चौड़ाई होगा 800। अब लंबाई कितनी है यहाँ देखो 2x और चौड़ाई कितनी है x इक्वल टू कितना 800। कोई दिक्कत यहाँ से? चलो तो इसके गुना कर लो, 2 ही कम 2 और x स्क्वायर और माइनस के 800 इधर ले आओ इक्वल टू 0। तो ये एक द्विघात समीकरण बनेगी, इसको हल नहीं करना है अभी, पहले इसको चेक करना है कि क्या इस प्रकार की बगिया बनाना संभव है या नहीं है। कभी यहीं कैंची चला दो, काट दो, आंसर निकाल दो, नहीं हल करना ही करना ही नहीं है, करना है पहले रुको, क्या करना है पहले चेक करना है कि क्या इस प्रकार की बगिया बनाना संभव है या नहीं है, यदि है तो तब निकालना है। तो कैसे चेक करेंगे बच्चे, क्या अभी तो करते आइए, क्या इसका डी निकालेंगे, डी अगर 0 से बड़ा या 0 आया यानी कि वास्तविक है, वास्तविक यानी कि इसके हल एग्जिस्ट करते हैं तो हम निकालेंगे, वरना नहीं। तो पहले इसको डी चेक करना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, डी चेक करने के लिए इसको क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0 से तुलना करूँगा, कंपेयरिंग, तुलना करने पर ए की वैल्यू बोल लो कितना 2, बी की वैल्यू बोल लो, सी की वैल्यू बोल लो माइनस के 800, बी की बोल लो कहाँ गए, बी की कितनी आएगी, बी की यहाँ देखो सी की माइनस 800, बी जो एक्स का गुणांक, अब एक्स का गुणांक है पूरी समीकरण में नहीं है तो क्या होगा 0 यार, जब कुछ नहीं है तो 0 तो होगी। चलो तो डी जो होगा वो निकालूंगा बी स्क्वायर माइनस के 4ac। अब डी देखो कितना है, बी की वैल्यू कितनी 0 का वर्ग माइनस के 4, ए की 2 और सी की माइनस के 800, ध्यान से देखना माइनस 800, तो माइनस माइनस प्लस, ये 0 तो 0 है लेकिन माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8 और 8 8 6400 आ गया, वो भी प्लस का, वो भी क्या प्लस का। तो इसका मतलब 0 तो बड़ा है तो इसके मूल अस्तित्व में यानी कि एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि एग्जिस्ट करते हैं, तो इसका मतलब इस प्रकार की बगिया बनाना संभव है। यहाँ लिख देंगे क्योंकि डी का मान ग्रेटर देन 0 है इसलिए ऐसी बगिया बनाना, आम की बगिया, आम की है ये, आम की बगिया बनाना
संभव है। क्यों? क्योंकि बच्चे इसके मूलों का अस्तित्व है। अब निकालना भैया, निकालो। अब चलाओ गंजी यहाँ से। तो ये जो 2x² माइनस के 800 इक्वल टू 0 थी, इसको बस ऐसे कर दो, 2x², उसको दरवेज दो 800, इसको नीचे ले आओ तो कितना 400 बार, और 400 का रूट होगा प्लस माइनस का कितना 20, तो एक तो प्लस का आंसर और ये कितना माइनस का, हो जाएगा अनवैलिड, अमान्य। क्यों यार? चौड़ाई निकाले, चौड़ाई माइनस की हो सकती है, चाहे इतने से हो, कुछ ना कुछ तो होगी भाई। 0.0000 समथिंग होती है, माइनस थोड़ा होगी। लंबाई चौड़ाई माइनस की हो सकती है नहीं, तो खत्म है। इसका मतलब आंसर जाएगा 20। तो यहाँ आ गई अपनी चौड़ाई 20 मीटर और ये हो गई 20 दूनी 40 मीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चे में प्रश्न होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी आयु वर्तमान में ज्ञात कीजिए। ऐसे ही प्रश्न है, पहले मुझे समीकरण बनानी है, उसको फिर चेक करना है कि क्या इसके वास्तविक हल है। हल होने का मतलब उसकी स्थिति ऐसी संभव होगी, और यदि हल ही नहीं तो इसकी स्थिति ही नहीं संभव है कोई। ठीक है, ये काल्पनिक है, काल्पनिक, जिसकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। चलो, क्या क्या है? दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है और 4 वर्ष पर उनकी आयु का वर्षों का गुणनफल 48 था। तो दो मित्रों की आयु का योग दे रखा, दो मित्र है, घनिष्ठ मित्र। तो माना पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु मान ले बच्चे x वर्ष, फिलहाल की है ये ध्यान रखना। तो दूसरे की कितनी होगी? दूसरे मित्र की आयु बोलो कितनी होगी? देखो दोनों का योग 20 वर्ष। ऐसे सवाल मैं पिछली एक्सरसाइज में कर सका हूँ, जब दो चीज़ों का योग देगा तो हमेशा उसमें से घटा के लिखना 20 माइनस के x वर्ष। ठीक है बच्चे, 20 माइनस के x वर्ष। अब बोल रहा है कि 4 वर्ष पर उनकी आयु का वर्षों का गुणनफल। अब 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले आयु बेस्ड क्वेश्चन में जिस टाइम की बात होगी उस टाइम पहुँच जाएंगे। 4 वर्ष पहले फर्स्ट मित्र की आयु, फर्स्ट मित्र की आयु फिलहाल कितनी है? x वर्ष। तो 4 वर्ष पहले x माइनस के 4 हो जाएगी, कोई दिक्कत। और 4 वर्ष पहले ही सेकंड मित्र की आयु, देखो फिलहाल कितनी 20 माइनस के x, तो इसमें से 4 घटा के ये 20 में से 4 घट जाएगा, 16 माइनस के x वर्ष हो जाएगी। यहाँ तक किसी को दिक्कत अब होनी नहीं चाहिए। प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है? प्रश्नानुसार बोल रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल जो है 48 था 4 वर्ष पहले। तो 4 वर्ष पहले इसकी तो है 20 माइनस के x और इसकी है 16 माइनस के x, इनका गुणनफल 48 था। तो देखो समीकरण बन गई। अभी नहीं बनी, अभी आगे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, लेकिन इतनी कंडीशन 4 वर्ष पहले इसकी आयु, सॉरी इसकी कितनी हो जाएगी? x माइनस के 4। अभी 4 वर्ष पहले ही है ना, और इसकी हो जाएगी 16 माइनस के x। ठीक है, इनका आयु का गुणनफल 48 था। हो गया। चलो अब करो, x की गुणा करो 16x, x गुणा माइनस x², माइनस 16 चुके 64 और माइनस माइनस प्लस 4x इक्वल टू 48। तो माइनस x² यहीं रखो, 16x 4x 20x हो गया। चलो माइनस 64 उसको लिया माइनस के 48 इक्वल टू 0। तो माइनस x² प्लस का 20x, माइनस के कितना हो जाएंगे? 8 4 12, 6 4 10 और 1 11 इक्वल टू 0। तो इसको हल नहीं करना, अभी क्या करना है? पहले चेक करना है कि क्या इसके हल संभव है या नहीं है। इसके लिए मैं क्या करूँगा? ax² प्लस के bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो a की वैल्यू आएगी बच्चे, यहाँ देखो माइनस का 1 तो होता ही है। b की वैल्यू बोलो कितनी? 20, c की वैल्यू बोलो माइनस के 112। तो इसका d निकालूंगा मैं, d b² माइनस के 4ac, b बोलो कितना? 20, तो 20 का वर्ग, अच्छा जी, माइनस के 4, ए की बोल लो, सॉरी ए बोल लो कितना? ए कहाँ गया? माइनस का 1, और सी बोल लो माइनस के 112। 20 का वर्ग हो गया 400, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा फिर। तो 4 कम 4 और 112 चौके कितने हो गए? 448, तो माइनस के 48। मज़ा आ गया? क्या मज़ा आया बताओ? क्या मज़ा आया? मज़ा ये आया कि आगे हल ही नहीं करना। क्यों नहीं हल करना? डी का वन माइनस के 48 आ गया, यही बोल देंगे कि 0 से छोटा है, इसलिए मूल एग्जिस्ट ही नहीं करते, मूलों का अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व नहीं है तो निकालोगे कहाँ से भाई, जब है ही नहीं, नहीं है तो निकालोगे कहाँ से भाई, जब एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो इसका मतलब सर जी इस प्रकार की कंडीशन संभव ही नहीं है। क्या सर जी? कि दो मित्र हो, उनकी आयु का योग 20 वर्ष हो और 4 वर्ष पहले उनकी आयु
48 हो, ऐसी कंडीशन हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चे ये सवाल होता है। हो गया। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते बच्चे। अगला प्रश्न भी इसी टाइप का है, प्रश्न नंबर 5 पढ़ो इसको। प्रश्न नंबर 5, क्या बोला है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। पहले तो बताना है कि 80 मीटर का परिमाप हो और क्षेत्रफल 400 मीटर का, ऐसा पार्क बनाना संभव है। तो पार्क जो आयताकार होता है बच्चे, आयताकार, चलो तो लंबाई चौड़ाई की बात करें तो आयताकार हो गई। ठीक है, तो माना पार्क की लंबाई मान लेते हैं, चलो लंबाई मान लेते हैं x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर। ठीक है, चौड़ाई मान लेते हैं y मीटर, किसी को दिक्कत। अब देखो दो कंडीशन, पहली कंडीशन है उनका परिमाप 80 मीटर, उसका परिमाप। अब परिमाप क्या होता है बच्चे, परिमाप होता है लंबाई प्लस चौड़ाई का दोगुना, दोगुना लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि परिमाप दिया है बच्चे उसने बराबर परिमाप, और ये दिया है कितना 80। तो इसको निकालूंगा, दो लंबाई अपनी x है, चौड़ाई y है, इसकी वैल्यू कितनी है 80। तो यहाँ से 2 से उसे काट दो, तो x प्लस के y की वैल्यू आ जाएगी 40, ये समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत। सेकंड कंडीशन, उनका जो क्षेत्रफल है 400 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्रफल दे रखा 400, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई x है, चौड़ाई x है, इसकी वैल्यू 400। तो यहाँ से या तो x की वैल्यू निकाल लो या y के उठा के यहाँ रख दो। x की निकालूंगा तो 400/y, देखो x की वैल्यू 400/y, इसको कहाँ रखा हमें समीकरण नंबर 1 में, यानी कि जहाँ x है उसकी जगह 400/y रख सकता हूँ। x की जगह 400/y प्लस y इक्वल टू 40। ठीक है, अब इसको देखो कैसे सोल्व करेंगे, इसके नीचे एक नीचे लोग आपस में फिर क्रॉस गुना, यहाँ कर लेता हूँ 400 एकम 400, वेरी गुड। y की y में y स्क्वायर अपॉन में y कम y, ठीक है, इक्वल टू कितना 40। चलो अब इससे आधे क्रॉस गुना, इसके नीचे एक और क्रॉस गुना, एक से इधर तो फर्क नहीं पड़ना, तो 400 प्लस के y स्क्वायर इक्वल टू 40y, 40y को इधर ले आओ। देखो y स्क्वायर को भी मैं इसी पाले में बस चिन्ह सहित इधर रख रहा हूँ, इसको इधर ला के माइनस के 40y, और ये अपने पाले में प्लस के 400, इसलिए चिन्ह नहीं बदला, सिर्फ इसको इधर लाया और इनको तो इधर उधर ही घुमाया। अपने ही पाले में चिन्ह सहित किधर भी रख लो, कोई चिन्ह बदलने का नहीं। प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 40y प्लस के 400, इसका क्या पहले तो संभव देखना है कि नहीं, तो उसके लिए मैं डी निकालूंगा। अब डी देखो यहाँ पर इसकी तुलना करूँगा ay स्क्वायर प्लस का by प्लस का c इक्वल टू 0। क्यों बच्चे y में, क्योंकि ये द्विघात समीकरण किस में, y में। मैंने बताया आपको द्विघात समीकरण कहीं में भी हो सकती है, से तुलना करने पर। तो a की वैल्यू बोल लो कितना 1, b की बोल लो -40, c की बोल लो 400। तो इसका d निकालूंगा, d होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac, b यानी कि -40 का वर्ग -4, a की वैल्यू बोल लो 1 और c की बोल लो 400, माइनस माइनस प्लस 4 का वर्ग 4 चौक 1600 और ये 4 चौक 1600 कट गया, यानी कि d की वैल्यू 0, यानी कि इसके मूलों का अस्तित्व है और वे बराबर भी होंगे। तो इसका मतलब ऐसा बनाना संभव है, ऐसा एक पार्क बनाना संभव है। कैसे बताया बच्चे, क्योंकि इसका डी का मान 0 से या 0 आ गया, यानी कि इसके मूलों का वास्तविक है इसके मूल और उनका अस्तित्व है, यानी कि ऐसी कंडीशन बनाना संभव है। तो अब उनको निकालना भी है। निकालेंगे कैसे बच्चे, निकालेंगे कैसे, यहाँ से y का मान निकाल लो, बिल्कुल सिंपल है। तो यहाँ देखो ट्रिक से निकाल देता हूँ इसको, y स्क्वायर माइनस के 40y प्लस के 400 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ट्रिक से कैसे निकालेंगे, y का मान देखो ये प्लस, यहाँ प्लस, तो ओवरऑल इसके फैक्टर कर लेते हैं पहले। कितने फैक्टर होंगे 20 और 20, हाँ 20 400 हो जाएगा 20 में। तो देखो यहाँ प्लस है तो आर नेगेटिव जाएंगे इसके विपरीत, यानी कि 20 के जाएंगे, बिल्कुल सिंपल हो गया आंसर भी 20 आ जाएंगे। तो y का मान 20 और x का मान यहाँ से आ जाएगा 20 से, ओ सिंपल, ये भी 20 आ गया। देखो 20 रखोगे ना 20 तो 20 से बारी कटेगा, तो पार्क की लंबाई भी 20 मीटर और चौड़ाई भी 20 मीटर। ठीक है बच्चे, तो इस प्रकार का परिमाप जो क्या बना रहे थे पार्क बनाना संभव है। ठीक है बच्चे,
तो इस प्रकार से एक्सरसाइज पूरी होती है। आगे बढ़े मैं अगले वीडियो में। ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही। अब यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना, ताकि आपको आगे आने वाली मेरी और सभी वीडियो मिले जिनमें आपको कंसेप्ट प्लस ट्रिक दोनों सिखाया जाएगा। ठीक है बच्चे, तो ठीक है आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मस्त भी रहो, व्यस्त अपनी पढ़ाई में। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।